गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेशन 1 हो चुका है हमारा। हम समझ चुके हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ऐसा नाम क्यों है हम समझ चुके हैं। ओके, नाउ हम एक चीज देखें उसमें कि आखिर हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, उसमें मेटल का प्लेट पर उन्होंने लाइट इंसिडेंट किया। क्या इंसिडेंट किया? लाइट इंसिडेंट किया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। दीज आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरह से बेटा हम लोग 5 यहां पर नए नए टर्म सीखेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग सब। तो चलिए, तो ये हमारा पहला टर्म आप समझ गए हैं, क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड बाय द कैथोड प्लेट व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, तो फोटो का मतलब क्या है बेटा? लाइट, और इलेक्ट्रॉन्स तो आप जानते ही हैं, तो ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लाइट की वजह से यहां से एमिट हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं, फोटो करंट। आई होप आप समझ गए होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है, कहां जाता है? इनके द्वारा एमिट किए गए इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? ये जाते हैं एक दूसरे प्लेट पर, जिसका नाम दिया गया है एनोड प्लेट ए। और फिर आप जानते हैं कि इस वजह से क्या हो जाता है, सर्किट में एक करंट आ जाता है। बहुत छोटा सा करंट आता है, बहुत ही कम, है ना, क्योंकि बेटा कोई कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं गए ना, ये एकदम वैक्यूम चेंबर से निकले हैं, मतलब ऐसा वैक्यूम में निकले हैं, कोई कंडक्टिंग वायर से निकला है, इसलिए बहुत ज्यादा करंट नहीं निकलेगा, माइक्रो एम्पियर में करंट निकलेगा या शायद और कम। ठीक है, तो ये करंट भी जो हुआ है किस वजह से हुआ है? लाइट। लाइट का मतलब फोटो, इसलिए इस करंट का नाम क्या है? फोटो करंट। समझ गए आप? तो याद रखिएगा, ये जो फोटो करंट यहां से निकल रहा है, क्योंकि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इन सबको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ गए आप? तो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड प्लेट से निकले हैं उनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जो करंट इसमें फ्लो हुआ है उनका नाम है फोटो करंट। अब देखिए तीसरा वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है पॉइंट का नाम? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको यहां पर क्या बोला? लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। देखो आपको तो पता है कि लाइट एक वेव है, लाइट इज अ वेव, पता है ना आपको कि लाइट क्या है? एक वेव है। और वेव का आपको पता होगा, आप 8th क्लास में पढ़े थे कि वेव का फ्रीक्वेंसी होता है और वेवलेंथ भी होता है ना। ये दोनों लाइट वेव का प्रॉपर्टीज है कि नहीं, पैरामीटर्स हैं। तो क्या इस मेटल प्लेट का, मान लीजिए ये मेटल प्लेट आयरन का बना हुआ है, तो क्या आयरन पर किसी भी फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर आप देंगे तो क्या काम बनेगा? काम बनेगा मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे? नहीं। अब बात को समझिए, किसी पर्टिकुलर गिवन प्लेट को आप कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एमिट होंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। इसीलिए कम से कम जितना फ्रीक्वेंसी दिया जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ज्यादा दिए तो भी चलेगा, बट कम दिए तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको हम अब डिफाइन कर देंगे।
अच्छे से आपके सामने इसका डेफिनेशन को रख देंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is the minimum frequency below which if provided या incident below which if incident then photo electric effect will not be seen, यानी ये सब आपको घटना नहीं दिखेगा होते हुए। या इसको थोड़ा सा और हम लोग प्रिसाइज कर देते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which if incident then electrons won't be emitted। समझ में आ गया होगा आपको कि कम से कम फ्रीक्वेंसी हम कितना दे कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले फॉर अ गिवन मेटल प्लेट। ठीक है, फॉर अ गिवन मेटल प्लेट। रट लो इसको, रट लो, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात जानते हो कि स्पीड जो होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है? होता है लैम्डा, क्या होता है? C बाई सी इज इक्वल टू एन लैम्डा ना, C इज इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसा होता है ना। तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे आया? चलिए देखते हैं कैसे आया ये फॉर्मूला, मजा आएगा, है ना। जिनको नहीं समझ में आ रहा है मान लीजिए, उनको मजा आएगा। अब सपोज कीजिए मैंने एक कोई भी वेव बनाया, ऐसा एक सिंगल वेव मैंने बना दिया, सिंगल वेव, वन वेव है ये, दिस इज वन वेव। तो आपको 8th का पढ़ा हुआ क्या क्या याद है ना भाई? यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होता है हम उसे कहते हैं वेव लेंथ, कहते हैं ना, और डिनोट करते हैं किससे? लैम्डा से। अच्छा, तो वेव मान लीजिए v वेलोसिटी से आगे बढ़ा था, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये वेव एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वेव को लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करना है कि नहीं? तो आखिर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड यानी v इंटू टाइम यानी t। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब मैंने कैपिटल T क्यों लिखा? क्योंकि वो भी आप जानते हैं कि एक वेव को बनने के लिए जितना समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर v इज इक्वल टू क्या हो गया फिर यहां से? लैम्डा अपॉन टी। और आप में से सभी को यह चीज पता होगा कि 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं एन लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये फॉर्मूला रट लो। दुनिया में कोई भी वेव हो, लाइट वेव, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर कॉम्प्रेशनल वेव्स, सेस्मिक वेव्स, कैसा भी वेव हो, ये फॉर्मूला लगेगा। गिटार में बजा रहे तो स्ट्रिंग का वेव, पियानो बजा रहे तो एयर कॉलम का वेव, कैसा भी वेव हो, ये फॉर्मूला लगेगा कि भाई स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू इट्स फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। याद रखिएगा, एन इज फ्रीक्वेंसी। तो प्लीज इसको आप लिख लो, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि जगह बहुत कम है। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे से पॉज करके। तो समझ गए आप कि स्पीड इज इक्वल टू
स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब देखो, लाइट का स्पीड को आपको पता होगा कि आप उसे c से डिनोट करते हो। आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड एज c, जो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं लाइट वेव के लिए यह फॉर्मूला अगर लिखूं तो c इज इक्वल टू n लैम्डा लिखूंगा। तो हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन मिल गया कि वेवलेंथ इज इक्वल टू c अपॉन फ्रीक्वेंसी। समझ रहे ना आप? यानी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। याद होगा आपको, विबियोर में आपने पढ़ा था VIBGYOR, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। इसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है। याद है आपको? तो क्या हो रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका फ्रीक्वेंसी कम है। यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में रेसिप्रोकल का संबंध है। ठीक है, रिलेशन कैसा है? रेसिप्रोकल है। तो सोचिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कम से कम हम देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फिर क्या डेफिनेशन होगा? बिल्कुल सही, ज्यादा से ज्यादा, यानी उससे ज्यादा दिया तो नहीं चलेगा, है ना? तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज दैट, यहां क्या लिखा है? मिनिमम, तो यहां क्या लिखोगे? मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। इज दैट मैक्सिमम वेवलेंथ above which dot यानी if incident then electrons won't be emitted। तो एक बार फिर से समझ लो कि इसको कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी वेवलेंथ दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, जरूरी नहीं है। अगर मेटल प्लेट गिवन है तो एक पर्टिकुलर कम से कम फ्रीक्वेंसी दीजिएगा तो ही काम बनेगा, है ना? एक पर्टिकुलर अधिक से अधिक कोई वेवलेंथ दीजिएगा तो ही काम बनेगा। उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ का नाम हमने क्या दिया है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब देखो, अगला टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले बताओ, आप उसको समझे कि नहीं? नहीं अगर समझे तो दोबारा देखो, फिर भी नहीं समझे तो कमेंट्स में पूछो, नीचे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो। ठीक है, पूछो पूछो, पूछते रहो, तुम्हारा काम है पूछना। ठीक है, चलो अब इसमें से जो जो चीज वांटेड नहीं है मैं हटा रहा हूं, आप लिख लेना पट से, वीडियो को पॉज करना और लिख लेना। ठीक है, और ये रिलेशन याद रखना, ये डेफिनेशन लिख लो फटाक से। ओके, नाउ थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन, ये नाम है वर्क फंक्शन, डिनोटेड एज फाई नॉट। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका प्रॉपर्टी है मालूम है? इस मेटल प्लेट का। और वही अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम कम से कम इस मेटल प्लेट को कितना एनर्जी देंगे कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाले। समझ गए ना आप? तो फाई नॉट इज डिफाइंड एज द मिनिमम amount of energy provided, जिसके नीचे अगर आप देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। तो मैं किस तरह लिखूं फिर? बिलो विच, अबव विच हो गया ना, अब इसको अलग ढंग से लिखते हैं। तो फाई नॉट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड सो दैट, अच्छा बोलो तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलने का प्रोसेस जो है उसको क्या बोलते होंगे? क्या बोलते होंगे? फोटो एमिशन। सो दैट फोटो एमिशन अकर्स। ठीक है, तो क्या मीनिंग है फोटो एमिशन का? एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
एमिशन ऑफ देखो ध्यान से, फिर से समझो, लाइट का प्रॉपर्टी है ये दोनों। पॉइंट नंबर थ्री लाइट का प्रॉपर्टी है, लाइट का प्रॉपर्टी, ठीक है। और पॉइंट नंबर फोर मेटल प्लेट का प्रॉपर्टी है। आपस में रिलेशन है दोनों का, बताऊंगा आराम से। मेटल प्लेट का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लाइट का प्रॉपर्टी है कम से कम कितना वेवलेंथ दोगे, सॉरी गलत, कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी दोगे, कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी दोगे कि इलेक्ट्रॉन्स निकले, फोटो एमिशन हो। क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका प्रॉपर्टी है, लाइट का प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट का। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, फिर जैसा हमने देखा कि C इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो N इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, मतलब N और लैम्डा का इनवर्स मतलब रिलेशन है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो कम वेवलेंथ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम फ्रीक्वेंसी मतलब अधिक से अधिक वेवलेंथ आप कितना दोगे कि फोटो एमिशन हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बहुत इजी है ना। और थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका प्रॉपर्टी है, मेटल प्लेट का, रिलेशन है आपस में, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इस मेटल प्लेट का प्रॉपर्टी है, यानी ये मेटल प्लेट को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। तो कुछ होगा ना कि कम से कम इतना चाहिए उतना चाहिए, होगा ना, समझ रहे ना आप। तो अब एक चीज और समझ लो, अब आप एक चीज और समझ लो, क्या कि मान लो ऐसा, मान लो, या मानना क्यों, तो सच बात है वही बोलते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे मान लीजिए सोडियम, सीजियम, पोटेशियम, ऐसे कुछ मेटल्स हैं जिनको कम एनर्जी दोगे ना तो भी वो अपना इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं फिर इसको, एक्टिव मेटल्स, समझ गए। और कुछ ऐसे ऐसे मेटल्स हैं जिनको बहुत सारा एनर्जी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए, यानी लाइट के पास बहुत एनर्जी होना चाहिए कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन्स दे, जैसे आयरन, ठीक है। तो ये इसको आप क्या बोलोगे, थोड़ा सा कम एक्टिव, इनएक्टिव तो नहीं बोलोगे ना, लेस एक्टिव मेटल्स। तो समझ गए आप एक्टिव मेटल्स क्या होता है और लेस एक्टिव मेटल्स क्या होता है ना। तो एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कम, है ना, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे लिखता हूं देखो मैं, ऐसा, कम, या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा। जिसको कम, ये मैंने सही लिखा क्या, बहुत कम फ्रीक्वेंसी दे दिया तो भी काम बन गया, बिल्कुल, है ना। और जो लेस एक्टिव मेटल है इनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, इनका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, इनका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसको भी लिख लो अब अच्छे से, है ना। और समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो कि क्या चल रहा है बात, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी जो टॉपिक है स्टॉपिंग पोटेंशियल, बेटा वो थोड़ा सा अलग है। आराम से पहले एक ग्लास पानी पी के आ जाओ, पॉज करो वीडियो को, जाओ पहले पानी पी के आ जाओ, उसके बाद इसको सीखना, ठीक है। जाओ, मैं तब तक बोर्ड मिटा रहा हूं। कितना मिनट हुआ रे, ओए कितना मिनट हुआ, 20 मिनट हो गया, कुछ ज्यादा हो गया क्या, बच्चे लोग सुन रहे हैं ना, नहीं नहीं अभी बाकी है, बहुत ध्यान से बच्चे लोग देख रहे हैं शायद। लास्ट टॉपिक है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, पानी पी लिए ना, हाँ, लास्ट टॉपिक है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी कहते हैं और कट ऑफ पोटेंशियल।
बेटा इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, जो कि आपके पास बिल्कुल है, बस आराम से बैठिए। देखिए आइंस्टाइन साहब ने क्या कहा था कि लाइट जो है वो वेव तो है ही, लेकिन साथ में वो मैटर की भी कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। जैसे लाइट एनर्जी जो कैरी करता है, लाइट एक एनर्जी कैरी करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एच न्यू। ये एनर्जी ऑफ लाइट है, एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। बताया था मैंने आपको, कितना है 6.64 10⁻³ जूल सेकेंड। और न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एच और न्यू को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ई का फॉर्मूला क्या, मतलब क्या निकल जाएगा फिर, एनर्जी ऑफ दैट लाइट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि C इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी को न्यू जैसा लिखा है ना, न्यू, तो इसको भी अपन न्यू जैसा लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाय लैम्डा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी का एक और फॉर्मूला है लैम्डा के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में, HC बाय लैम्डा। रट लो बाबा लोग, रट लो। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, HC बाय लैम्डा, रट लो। ठीक है, चलो, तो लाइट के पास इतना एनर्जी है, ये मेटल का प्लेट है, और मान लेते हैं कि इसको कम से कम एनर्जी कितना चाहिए, नहीं याद आ रहा ना, दोबारा देखो वीडियो जाके, कितना एनर्जी चाहिए, कम से कम फाई नॉट, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम से कम इसको इतना एनर्जी चाहिए। और इसने कितना दिया, एच न्यू। अब चलो थोड़ा एग्जांपल लेते हैं अच्छे से। हाँ, मान लेते हैं कि इसने जो एनर्जी इसको दिया वो इसको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही दिया। समझ लो, समझ लो, मेटल प्लेट जो है वो, मान लो मेटल प्लेट का थ्रेशोल्ड एनर्जी है 2 जूल, और भाई साहब ने लाइट कितना दिया, 8 जूल। ठीक है, तो क्या 8 जूल 2 जूल से ज्यादा है, जी हां ज्यादा है। तो फिर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, मतलब फोटो एमिशन होगा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब थोड़ा सोचो, एक इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी लिया, 8 जूल। एक इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी लिया, 8 जूल। अब उस इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितना था, सिर्फ 2 जूल। तो बाकी जो 6 जूल है, बाकी जो 6 जूल है, क्या वो इसका अचार डालेगा, हाँ डालेगा, डालने दीजिए। तो क्या हम एक ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं, देखो तो, कि हमने 8 जूल दिया, उसको चाहिए था जो 2 जूल, और उसके पास है अभी कितना, 6 जूल। क्या ये इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या मैं इसके नीचे ऐसा लिख सकता हूं कि हमने जो दिया वो है एच न्यू, उसको जो चाहिए था वो है फाई नॉट, प्लस आपका दिमाग क्या कहता है, इसका क्या नाम दूं मैं। ये तो आप समझ रहे होंगे कि हमने जो दिया लाइट वो क्या है, फोटोन है। हमने जो दिया वो क्या है, फोटॉन्स है। और एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, एच न्यू। कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है, फोटोन पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल लाइक है, पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो एक फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, 1 फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, 1 फोटोन के पास एनर्जी होता है इतना। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। It will cause 1 electron to get emitted if this given energy is more than required, या at least equal to the required energy। ठीक है, तो एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है, लाइट के पास कितना एनर्जी है, एच न्यू। कितना, एग्जांपल कितना लिया मैंने, 8 जूल, और एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितना था, 2 जूल, है ना। तो एक्स्ट्रा जो 6 जूल है उसका वो क्या करेगा बताओ, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। सोचो, सोचो, यहां पर एनर्जी हमने दिया, ये किसका एनर्जी है,
इंसिडेंट लाइट का। ये कौन सा एनर्जी है? मेटल प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे, रिक्वायरमेंट एनर्जी है ये, कम से कम रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो ये कौन सा एनर्जी है? नहीं पता? अरे बाबा गधेड़े लोग, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एनोड प्लेट तक कुछ वेलोसिटी से जाएगा ना। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक मूव करेगा, कुछ वेलोसिटी पाइजे कि नहीं पाइजे? यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। कहां से आएगा? वही जो हमने लाइट दिया था, वहीं से जो बचा है वो काइनेटिक एनर्जी है। समझे? तो इस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है 6 जूल। अब यहां पर हम लिखते हैं मैक्स। ऐसा क्यों लिखते हैं वो भी आप समझ लो। अब देखो एग्जाम्पल सुनो। एक मान लो, एक हमारे पास मान लो एक बालकनी में, मान लो एक बालकनी है ना, बहुत हाइट वाले फ्लोर पर एक बालकनी है। वहां पर मान लो तुम में से कोई 5 वहां पर खड़े हो, और बुरा मत मानना, ठीक है? वो पांचों के पांचों मान लो थोड़े थोड़े टल्ली हो, ठीक है? थोड़े थोड़े क्या हो, ठीक है? अब सब वहां पर ऐसे ऐसे झूम रहे हो, समझ रहे हो ना? वहां पर सब इस तरह से झूम रहे हो क्योंकि सबके सब तो होश में हो नहीं। इतने में क्या हुआ, मेरे जैसे 5 लोग तुम्हारे पीछे आए और दिए धड़क से एक। मेरे जैसे 5 लोग। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्यों ऐसा बोला मैंने मेरे जैसे 5 लोग? क्योंकि बेटा सारे फोटॉन्स तो आइडेंटिकल होंगे ना, ठीक है? बट तुम जो 5 लोग बालकनी में खड़े थे, क्या तुम पांचों एक जैसा नाच रहे थे? कहने का मतलब है कि यहां पर जो 5 इलेक्ट्रॉन था कैथोड प्लेट के अंदर में, क्या वो सेम ट्रांजिशन स्टेट में था? क्या वो सेम अवस्था में था? नहीं था। इसलिए जब तुमको पांचों को एक जैसा धक्का मिलेगा तो क्या तुम एक स्पीड से गिरोगे? क्या तुम्हारा गिरने का जो रफ्तार होगा, गिरने का जो तरीका होगा, क्या तुम एक जैसा नाचते हुए गिरोगे? नहीं ना। इसका मतलब साफ है कि सारे के सारे फोटॉन्स जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगा। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। लेकिन क्या 6 से ज्यादा होगा? हाँ, हमने दिया 8 जूल, इसको चाहिए था 2 जूल। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। क्या? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। लेकिन क्या 6 जूल से ज्यादा होगा? क्या तुम यहां पर 6.5 लिख दोगे तो क्या इक्वल टू 8 होगा? नहीं ना। अधिक से अधिक कितना लिख सकते हो तुम यहां पर? 6। अधिक से अधिक कितना लिख सकते हो? 6। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इनमें से कोई तो एक इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास 6 जूल होगा पूरा। ऐसा अज्यूम तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि ये इक्वेशन भी तो बनाना है ना। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि यहां पर x लिख दूंगा और यहां पर ग्रेटर देन लिखकर बोलूंगा लो बेटा सॉल्व करो। ऐसा तो नहीं बोल सकता हूं ना। इसलिए अगर आपने यहां पर इक्वल टू लिखा है तो आपको यहां पर 6 लिखना होगा। लेकिन आप फैक्ट को भी समझो कि सारे के सारे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होंगे। लेकिन क्या 6 से ज्यादा होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। समझे? तो इसी इक्वेशन को क्या कहते हैं हम? अब ये तो तुम बता ही दोगे शायद। अरे यार इलेक्ट्रॉन्स निकले तो क्या बोला हमने? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। करंट बना तो क्या बोला? फोटो करंट, है ना? एमिशन हुआ तो क्या बोला? फोटो एमिशन। तो इक्वेशन का नाम क्या होगा? फोटो इक्वेशन नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसने दिया बताया क्या आपको? पता है आपको, आइंस्टाइन जी ने दिया है। एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने किया था, बट एक्सपेरिमेंट ये इक्वेशन किसने दिया? ये इक्वेशन दिया आइंस्टाइन को। और याद रखिएगा, इस इक्वेशन को देने से पहले एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको याद रखना होगा। बहुत बड़ा फैक्ट, ये कोई एजम्पशन नहीं है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का रिलेशनशिप है। इस चीज को आप रट लो, है ना? इसको समझ भी लो। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2 जूल। एग्जाम्पल हमने लिया था, एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए कितना? 2 जूल। हमने दिया कितना? 8 जूल। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते थे? ऐसा नहीं होगा।
ऐसा नहीं होगा। रिलेशन ऐसा है, एक प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा। और मैंने आपको पहले ही लिख दिया कि E इज इक्वल टू एच न्यू या E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, ये एक प्रोटॉन का एनर्जी है। क्वांटम फिजिक्स में यही चीज डिफाइंड है कि एक फोटॉन किसको कहते हैं आप? एक फोटॉन उस पैकेट को कहते हैं, उस लाइट पैकेट को कहते हैं, लाइट पैकेट को कहते हैं जिसका एनर्जी एच न्यू के बराबर हो। यानी अगर ये सॉल्व होकर 8 जूल आ रहा है तो हम बोलेंगे एक फोटॉन का एनर्जी 8 जूल है। फिर हम क्या बोलेंगे? एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ने 8 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया। अब उसको चाहिए कितना था? 2 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग कितना होगा? 6 जूल मैक्सिमम। समझे? तो ये फैक्ट नंबर 1 को आप याद कर लो। ठीक है, अब एक फैक्ट नंबर 2 भी मैं यहां लिख देता हूं जगह बना के। फैक्ट नंबर 2 क्या है? जो कोलिजन हो रहा है फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, फोटॉन है, लाइट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन हो रहा है उसे हम कोलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मानेंगे। ठीक है, क्या मतलब है इसका? नहीं अगर पता है तो गेट हैंडफुल ऑफ वाटर एंड ड्राउन इन इट। पढ़ाया था मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में कि इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्व हो जाना, यानी 8 जूल दिया 8 जूल लिया। ठीक है, तो ये सब एजम्पशंस है, ये सब एजम्पशंस है, रट लो। एक और एजम्पशन है, जगह नहीं है, कहां बनाऊं? वैसे वो यहां बताना जरूरी नहीं है, फिर भी बता देता हूं। देखो यहां पे एक फैक्ट नंबर 3 है, एक फैक्ट नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, कि माना मैंने कि एनर्जी कंजर्व्ड हो गया, एनर्जी इज कंजर्व्ड, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स may be more or less before and after। क्या मतलब है इसका? नंबर ऑफ फोटॉन्स में बी लेस और मोर बिफोर एंड आफ्टर। देखो इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। एक और ग्लास पानी पी के आ जाओ, जाओ। ठीक है, मैं भी पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, तुम एक और ग्लास पानी पी लो जाके। इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो लोग हैं, जो इंसान हैं। देखो बहुत कचरा लग रहा, क्या कुछ कुछ हटा दे रहे हैं? लिख लो, पॉज करके लिख लो, जो जो तुमको लगता है लिख लो, मैं मिटा रहा हूं। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू रट लेना, कितना बार लिखूं। और फ्रीक्वेंसी मिटा रहा हूं मैं यहां से, क्या क्या लिख दिया पता नहीं, है ना। ये रहने देता हूं, बहुत काम का चीज है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन रहने देता हूं, बहुत काम का चीज है। एग्जाम्पल मिटा रहा हूं। चलो अब एक बात सुनो, मान लो तुमने दिया 10 फोटॉन्स दिया, 10 फोटॉन्स, ठीक है। अब 10 फोटॉन के एनर्जी को कितने इलेक्ट्रॉन से अब्सॉर्ब करेंगे? पहला फैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन, समझे? तो 10 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेंगे, बराबर। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आप जानते हैं कि ये न्यूक्लियस है, अगर ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है, ये सेकंड एनर्जी स्टेट है किसी एटम में, ठीक है। तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट, सेकंड एनर्जी स्टेट, थर्ड एनर्जी स्टेट। तो हो सकता है कि 10 फोटॉन का एनर्जी को लेकर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप कर बैठे, बराबर। और जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक वापस आएगा तो उतना ही एनर्जी वो क्या करेगा? रिलीज कर देगा। सुनना ध्यान से, फोटॉन का एनर्जी को लेकर
इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हो सकता है कि हायर एनर्जी स्टेट में चला जाए, लेकिन वो तो उसका एनर्जी स्टेट था नहीं, इसलिए क्या करेगा, वो स्टेबल होने के लिए नीचे आएगा। तो ऊपर कैसे गया था, एनर्जी लेकर, तो नीचे कैसे आएगा, एनर्जी देकर। तो वो जो एनर्जी देगा वो भी लाइट के फॉर्म में होगा। तो बेटा तुमने दिया कितना, 10 फोटोन, लेकिन यहां पर मिला कितना, 11 फोटोन मान लो। तो फोटोन के नंबर पहले और बाद में क्या सेम रहे, नहीं। समझ गए आप, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, वो यूज होकर कम भी हो सकते हैं। तो बेटा ये 3 फैक्ट को आप रट लो। पहला, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा, फोटोन इलेक्ट्रॉन का कोलिजन को आप परफेक्टली इलास्टिक मानते हो। और तीसरा, एनर्जी कंजर्व होता है, लेकिन नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा या कम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हो सकता है। समझ गए आप? अब ये सब समझे हो अच्छे से तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल समझेगा। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई पहले देख लो मैंने क्या बोला था, अच्छे से सारे फैक्ट समझ लो, ठीक है। और बेटा क्लियरली मेरे को कमेंट पर लिख कर दो कि आपको यह सेंटेंस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, कि एक फोटोन किसको बोलते हैं, जिसके पास h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। उसी को हम क्वांटम भी कहते हैं, कभी कभी हम उसको क्वांटम भी कहते हैं या फोटोन भी कहते हैं। फोटोन कब कहते हैं, जब ऐसा मन से आवाज उठता है कि ये पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, वरना इसका नाम क्वांटा ही है, ठीक है। जिसके पास इतना अमाउंट ऑफ या फिर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, ठीक है। किसके पास, जिसके पास मतलब लाइट, जितना लाइट के पास, ठीक है। जिस चीज के पास, चीज तो नहीं बोल सकते, मैटर तो है नहीं। अच्छा, तो आप समझ रहे हो कि हमने वहां पर लिखा h न्यू, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है ये एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन है। सबसे पहली बात, आपको पिछला जो हमने आपको पढ़ाया उससे क्या समझ में आया कि अगर मेटल प्लेट का वर्क फंक्शन फाई नॉट है तो एच न्यू जो है वो फाई नॉट से ज्यादा होना चाहिए या कम से कम इक्वल होना चाहिए, तभी यहां से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, ठीक है, फोटो एमिशन होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एच न्यू ज्यादा ही है। तो फिर इसके बेसिस पर हमने एक इक्वेशन बनाया था कि भाई दिया कितना, दिया इज इक्वल टू जरूरत प्लस, दिया इज इक्वल टू जरूरत प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम का फंडा समझ गए होंगे आप, दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब चलो वापस से मैंने ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्यों बनाया देख लो। याद है मैंने आपको बोला था कि ये एक कम्यूटेटर है, हम यहां पर कनेक्शंस को चेंज करके थोड़ा जादू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लस है, ये बैटरी लगे हुए हैं, ये प्लस है मान लो, तो प्लस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो फिर किसको प्लस मिला, देखो इसको प्लस मिला, है ना। जाहिर सी बात है यार, इसी को तो प्लस चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, वरना कहीं भी भटकेंगे ना। इतने बड़े बड़े पत्थर तो नहीं है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं भी भटक सकते हैं, इसीलिए इसी के पास जाए तो यहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। और ये माइनस ऐसे गया ऐसे गया ऐसे करके ऐसे आया, इसको माइनस चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स दे, तो रिश्ता बड़ा मजबूत है, मस्त है। इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, कब निकलेंगे, जब ये कंडीशन पूरा होगा, वहां जाएंगे और करंट एक सेटअप होगा ऐसा। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे गए तो करंट ऐसा सेटअप होगा ना। ये कौन सा करंट है, फोटो करंट है। ये कहां मेजर होगा, यहां। आप कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं ये कहां मेजर होगा, यहां। ये वोल्ट मीटर में मेजर होगा कि आप कितना पोटेंशियल एनोड और कैथोड के बीच में दे रहे हैं, है ना। आप तो जानते हैं कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को कम ज्यादा कर दे, अगर हम यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ा दे, आपको नहीं लगता कि इसको पोटेंशियल फिर कम मिलेगा, क्योंकि यहां का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहां का पोटेंशियल लॉस बढ़ेगा, तो वहां पर कम मिलेगा। यानी मैं एनोड पोटेंशियल को कम कर सकता हूं, है ना। मैं रियोस्टैट से
मैं रियोस्टेट से एनोड पोटेंशियल को कम ज्यादा कर सकता हूं। समझ गए आप? तो मैं लिख देता हूं कि रियोस्टेट इज यूज्ड टू वेरी एनोड कैथोड वोल्टेज। मान रहे कि नहीं मान रहे? अच्छा, एक और चीज देखो। देखो, अगर मैंने मान लो कनेक्शन पलट दिया, मैंने मान लो कनेक्शन पलट दिया, मैंने मान लो कनेक्शन पलट दिया, ऐसे कर दिया, मैंने कनेक्शन पलट दिया, ऐसे कर दिया। देखो ध्यान से, माइनस ऐसे गया और ये माइनस इधर होके ऐसा करके इसको माइनस मिल गया। जा बेटा, सब गोल हो जाएगा। और इसको प्लस मिल गया। तो आपको लगता है अब भी इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे? लगता है आपको ऐसा कि अब भी इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है, वो नेगेटिव पोटेंशियल से रिपेल होगा, वो उधर कम जाएंगे। अब समझे? काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है इनके पास। इमेजिन करो, इनके पास काइनेटिक एनर्जी है और वहां पर नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी इनके पास काइनेटिक एनर्जी किधर है? इधर है ना। इनके पास काइनेटिक एनर्जी किधर है? इधर, यानी इनके पास इनिशियल स्पीड किधर है? इधर। लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कर देने से एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? इधर। समझ रहे आप? तो इस वजह से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऐसा रहा और वेलोसिटी ऐसा रहा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। और बेटा, इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से यहां जा रहे हैं और उनका रफ्तार कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का रफ्तार अगर कम हो, यानी उनका स्पीड अगर कम हो जाए, उनको समय ज्यादा लगेगा यहां से यहां तक ट्रेवल करने में। और आप जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। अगर उनको समय ज्यादा लगेगा तो करंट नीचे हो जाएगा। समझ गए ना? समझ गए ना? तो सोचो, सोचो, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है। मान लो ऐसा कि इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव के सामने 0 भी क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे। लेकिन मान लो इसका वोल्ट कभी भी मान लो 9 वोल्ट था, मान लो +9 वोल्ट था कभी, तो +9 वोल्ट होने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी जाएंगे कि 0 वोल्ट होने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी जाएंगे? क्या सुन रहे कि नहीं सुन रहे? हैं? सुन रहे कि उससे उससे बात करते रह जाएंगे अभी भी? अबे वीडियो लेक्चर है, सुनो ध्यान से, अकेले बैठा है घर पे, ठीक है? तो बताओ, फिर से बताओ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और यहां पर हम अगर पॉजिटिव पोटेंशियल 9 वोल्ट रखते हैं, तब इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएंगे कि 0 वोल्ट रखेंगे तब जल्दी जाएंगे? 9 वोल्ट में जल्दी जाएंगे ना, 0 वोल्ट में धीरे धीरे जाएंगे ना। समझ रहे ना? यानी यहां का पॉजिटिविटी कम करने से इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर धीरे धीरे जाएंगे तो करंट कम होगा। 0 वोल्ट पे जाएंगे, करंट होगा लेकिन कम होगा। लेकिन बेटा, कम्यूटेटर को यूज करके कनेक्शन को पलटी मार दो और यहां पर कर दो -2 वोल्ट। समझो बात को। 9 वोल्ट में तगातड़ 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 भाग रहे थे, 0 वोल्ट में थोड़ा धीमा हो गए। -2 में क्या होगा? -2 में और धीरे हो जाएंगे। आप समझ सकते हो ना? -2 में और धीरे हो जाएंगे। समझ सकते हो आप कि मैं कम्यूटेटर से प्लस माइनस चेंज कर सकता हूं, मैं रियोस्टेट से कम ज्यादा कर सकता हूं। तो मैंने 9 से 0 किया, 0 से -2 किया, इलेक्ट्रॉन का गति कम हुआ और कम हो गया, करंट कम हुआ और कम हो गया। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन जा रहे कि नहीं जा रहे? जा रहे। कौन कौन जा रहे? याद है मैंने कितना दिया था? 8 जूल। कितना चाहिए था? 2 जूल। इनमें से किसी के पास होगा 6, किसी के पास होगा 6 से कम 5.8, किसी के पास 5.9, किसी के पास 5.7, तो किसी के पास 6। तो कौन पहुंचेगा वहां तक? -2 वोल्ट में भी कौन पहुंचेगा वहां तक? कौन पहुंचेगा? उसको लाल निशान से मार्क कर दो, कौन पहुंचेगा? मान लो ये वाला तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा यार, ये तो सबसे ज्यादा एनर्जी ना, जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी वो तो पहुंचेगा ही। ये भी पहुंच रहा है मान लो, और ये दोनों का मोशन ऐसा हो गया, ये दोनों का मोशन ऐसा हो गया, मतलब रिपेल हो गया पूरी तरह से। अब क्या करो? यहां पर कर दो -5, -5 कर दो। माइनस कितना कर दोगे? माइनस कर दो 5। अब बताओ कहानी कैसा होगा? क्या ये पहुंचेगा?
हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। खेल समझ रहे हो ना? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख दूंगा यहां पर, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसका हालत टाइट हो गया, ये लौट गया -5 वोल्ट में, वो लौट गया। अब क्या करना चाहते हो बता दो तुम मेरे को। मान लो मैंने इसको -6 वोल्ट दिया, तो माथा पे हाथ पकड़ना पड़ गया, क्योंकि -6 वोल्ट देने से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिसके पास था वो भी लौट गया। यानी -6 वोल्ट जीत गया किसके सामने? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के सामने। समझे? -6 वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के सामने जीत गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट जीरो हो गया है? जब एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंचेंगे, आधा से ज्यादा का तो पहली हालत टाइट हो गया था, -6 वोल्ट देने से ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी क्या हो गया? लौट गया। तो क्या करंट होगा? करंट होगा? नहीं होगा यार। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेंगे नहीं तो करंट कहां से होगा? सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ये कितना रीडिंग दिखाएगा? ये 0 रीडिंग दिखाएगा, 0 एम्पियर। समझ रहे हो? तो इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्योंकि इसने मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर दिया, क्योंकि इसने फोटो करंट को 0 कर दिया इसने। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि इट इज दैट नेगेटिव पोटेंशियल विच व्हेन नेगेटिव एनोड पोटेंशियल ना, नेगेटिव एनोड पोटेंशियल, नेगेटिव लिखना जरूरी है। एनोड पोटेंशियल विच when applied the most energetic electron will be repelled, है ना? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, it is that negative anode potential which when applied, फोटो करंट क्या हुआ था बेटा? 0, ड्रॉप्स डाउन टू 0। तो होप सो आपको समझ गया होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल है जिसको अप्लाई करने से सारे इलेक्ट्रॉन्स में से जो सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी लौट गया, है ना? अब एक फाइनल बात, मन नहीं कर रहा तो वीडियो को पॉज करो, पानी पी के आओ, मैगी खा के आओ। एक फाइनल बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर किताब में इसको हाईलाइट करके लिखा जाता है। कोई भी किताब आप उठा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके लिखते हैं इसको। मैं भी हाईलाइट करके लिखूंगा। आप बताओ, आप यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़े हो, है ना? मुझे बताओ, आप जब एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को हराते हो, है ना? जैसे आपने यहां पर क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल देकर आपने काइनेटिक एनर्जी को हराया। क्या दोनों सेम थे? एक पोटेंशियल है, एक एनर्जी है, बट के डायमेंशन का जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि आप सेम ही फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते, आप उन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या माइनस कर सकते जिनका डायमेंशन सेम हो, है ना? मीटर को मीटर से ऐड करो, पैसे को पैसे से ऐड करो, ये सब सीखे हो ना? पैसे को और लीटर को ऐड कर दोगे क्या? 2 लीटर दूध और 5 रुपए ऐड कर दोगे? नहीं ना। तो तुम सोचो, तुम किससे लड़ रहे हो? तुम लड़ रहे हो एनर्जी से। किसके हेल्प से? पोटेंशियल से। तो कुछ तो रिश्ता होगा दोनों को समान करने का, है ना? तो वही है आपका फाइनल आज का पॉइंट, जिसको आप अगर समझ गए तो जेडब्ल्यू हो या नीट हो या एमएचसीटी हो या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि बेटा ये चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है और क्वेश्चंस हजारों, बट वही है कि यहां पर क्या लिखना है, दिमाग अगर नहीं ठनका तो नहीं लिख पाओगे।
तो ध्यान से सुनो, पॉइंट क्या है, सुनो फाइनल पॉइंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये समझ गया तो बात बन गया। तुमको याद होगा मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, याद होगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप क्या बोलोगे कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में ले जाने पर जितना काम करना पड़ता है उसी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 12th के बच्चे हो, नहीं कर सकते, आपकी मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर। आपको पता है ना कि जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस रखते हो तो चार्जेस भागते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रॉन है तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन भागेंगे कि नहीं भागेंगे? तो इलेक्ट्रॉन अगर पोटेंशियल डिफरेंस को देखकर भागे तो वर्क होगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का एक और यूनिट निकला, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? अब ये पॉइंट क्या कहना चाहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वोल्ट में एक्सप्रेस किया गया है और काइनेटिक एनर्जी को आप अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सप्रेस करोगे तो दोनों न्यूमेरिकली बराबर होगा। मतलब कि इफ इन क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन -9 वोल्ट। वैसे माइनस क्वेश्चन में दिया नहीं रहता है, बट याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव ही होता है। इफ इन क्वेश्चन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज गिवन 9 वोल्ट, तो आप इस 9 को, ये जो 9 है, ये 9 को क्या समझ सकते हो? ये 9 को आप समझ सकते हो, कोई क्या रे बाबा सब, ये 9 को आप क्या समझ सकते हो? काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप इसको उठा के यहां चिपका सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसके जगह? 9। मतलब ये 9 क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन यूनिट जूल नहीं होगा। एग्जांपल में मैंने हर जगह जूल लिया। अगर यहां पर 9 है तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होगा 9 वोल्ट। समझ गए आप? तो यहां पर अगर आपने 9 लिखा है और वो मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहां पर आपने क्वेश्चन में क्या दिया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल 9 वोल्ट है, तो मैंने क्या बोला? ये 9 को आप उठाकर यहां रख सकते हो, है ना, काइनेटिक एनर्जी की जगह में रख सकते हो, बट याद रखना कि उसका यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाय चांस अगर इसका यूनिट जूल में है तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिया रहता है। समझ गए? इसको सुनो अच्छे से, समझो। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ गए ना, तो बेटा 4 मार्क्स मुफ्त में मिल जाएंगे तुमको। ठीक है, चलो बंद करो।